हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। सो एक बार आज हम फिर से देखेंगे क्या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर रिसोर्सेज क्या होते हैं। बी ऑब्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम 4 रिलीम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा है, जिन स्टूडेंट ने देखा है, वो अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं रिसोर्स प्लानिंग पढ़ाऊँगा तो हमारा सेकेंड पार्ट होगा। अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, तो मैंने सिंपल सा ये बताया कि रिसोर्स की प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल भी है नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी प्लानिंग में बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, आपके लिमिटेड हैं। क्या है जी? लिमिटेड है। अगर उनका हम जुडिशियल यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि न्यायिक तरीके से, सही तरीके से उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो दोबारा हम उनको नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल कौन सा है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, कोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है। ये सब क्या है, आपके एक ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनका आप डेली लाइफ में बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हो। इनके बिना तो आपकी लाइफ कहाँ से सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो इसीलिए प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग मेन करने का मेन कारण क्या है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का सही तरीके से आवंटन किया जा सके, टारगेटेड एरिया पे किया जा सके, कि ताकि उससे संसाधन क्या हो, सही से इस्तेमाल हो और मिनिमम से मिनिमम क्या है, मिनिमम से मिनिमम उनका नुकसान हो। ओके, तो इसलिए की जाती है। दूसरा क्या है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को कम करने के लिए, जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोल नहीं मिलता है, लेकिन कोयले की बेल्ट इंडिया में कहाँ पे है, झारखंड वाला इलाका देखो, कोयले की बेल्ट है, ठीक है ना। उधर बोकारो है, जमशेदपुर है ना, झरिया है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन। तो यहाँ सबसे कोयला क्या है, मिलता है आपको, ठीक है, यहाँ सबसे आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में नहीं है, तो हम कोयले को यहाँ से क्या निकालेंगे, कोयले को यहाँ से निकालेंगे और विद द हेल्प ऑफ रेलवे कहाँ तक ले जाएंगे, दिल्ली तक ले जाएंगे। ठीक, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू। तो हम इसको पॉइंट वाइज इसको समझते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई में कि डिस्कस द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आपको बस यही तीनों पॉइंट अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट इंक्लूड, कह रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड, एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है, कि मैंने बताया ना कि किसी भी रिसोर्स को फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, फिर मैपिंग करना, फिर उसकी क्वालिटी के बारे में पता करना, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता करना, इट्स अ टफ टास्क। यानी कि क्या है, ये थोड़ा कठिन कार्य है। जैसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंटरिंग ओके रिसोर्सेस अक्रॉस द कंट्री। तो सबसे पहले जो टीम होती है, इनकी अपनी एक टीम होती है, वो टीम क्या करती है, अलग अलग देश के हिस्सों में जाती है और उससे क्या करती है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो सबसे पहले इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। फिर अगर इसको रिसोर्स मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तो पहले वो रिसोर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी, फिर उनकी मैपिंग करेगी। जैसे कि अगर झारखंड में, ठीक है, अगर झारखंड में कहीं भी कोयला है तो उसको वो इस एरिया को मैपिंग करेगी, फिर उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिक्स करेगी, ठीक है, ताकि कोई गलती ना होने पाए, नहीं पता लगे कोयला यहाँ था, खोद दिया दूसरी जगह पे, ठीक है, तो ऐसा गलती हो सकता है। बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वालिटी भी चेक करना है कि जैसे कोयला मिला तो आपको ए क्वालिटी का है कि बी क्वालिटी का है कि सी क्वालिटी का है। ओके, ये देखना। अब क्वांटिटेटिव देखना है, क्या देखना है, क्वांटिटेटिव भी देखना है उसको। रिसोर्स एस्टिमेशन, यानी कि उसका एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट, यानी कि पूरा एरिया उसका नापेंगे कि कितने एरिया में ये बेल्ट पूरी फैली हुई है, कितने एरिया में कोल जो है हमको मिलेंगे, किस क्वालिटी के मिलेंगे और कितनी क्वांटिटी में है, यानी कितनी उनकी मात्रा है। ओके, मात्रक कितने हैं उसके। सेकेंड, डेवलपिंग क्या है, डेवलपिंग अ प्लानिंग फ्रेमवर्क दैट इज इक्विप्ड विद द नेसेसरी टेक्नोलॉजी। यानी कि कहने मतलब कोयला तो मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोयले से हमको बिजली बनाना है। कोयले से क्या बनाना है जी, बिजली। तो अब बिजली कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। स्किल यानी कि अपने कौशल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमको इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे खासे इंजीनियर्स चाहिए ना, अच्छे खासे हमको क्या चाहिए,
इंजीनियर चाहिए, अच्छे खासे हमको मैकेनिक चाहिए, स्किल्ड मैकेनिक चाहिए ना, कि कैसे वो रिपेयरिंग का काम देख सकते हैं, क्योंकि मशीनरी अगर इन्वॉल्व होगी बिजली बनाने में तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, ठीक है, मशीन चलेगी तो घिसेगी भी, तो उसकी जो रख रखाव है मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए ना ITI वगैरह लोग डिप्लोमा करके जाते हैं, लोग इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें बात कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा सरकार को, जैसे NTPC बनाना पड़ेगा, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंजीनियर वगैरह कहाँ से जाएंगे, उनकी टीम वही तो जाती है ना, तो इंजीनियर वगैरह वहीं बैठेंगे, वहीं पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। जैसे नाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को है, नाल्को है, NTPC है, BHEL है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और यही लोग क्या करते हैं, रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान तैयार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट, लिंकिंग रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज विद लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट गोल। ये कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आपकी होगी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे NTPC हो गया, BHEL हो गया ना, HAL हो गया, ओके, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब भारत के नवरत्न मिनी रत्न इंडस्ट्रीज हैं, ओके। तो ये लोग जो भी रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है उसको लिंक करते हैं कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में रिसोर्स को अच्छे से अच्छे, यानी कि हाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, माय डियर स्टूडेंट। यानी कि उनका मतलब यही है कि वो ये कहते हैं कि हम किस तरीके से मानव के विकास के लिए किस तरीके से संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, किसकी मदद से, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि कैसे नव प्रौद्योगिकी, कैसे इनोवेशन किया जा सकता है, कैसे नवाचार करके और हम आगे रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, ये देखो ना, इंडिया में इसी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, क्या, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश किया गया। तो अभी अगर 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो आई होप थोड़ा बहुत इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान बनाया गया किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था जी, प्लानिंग कमीशन। एक बॉडी होती है जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। कांग्रेस सरकार, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस सरकार आई, और कांग्रेस सरकार में सबसे पहले फर्स्ट PM कौन बने, पंडित नेहरू। कौन बने थे जी, फर्स्ट PM कौन बने थे, पंडित नेहरू। और इन्हीं पंडित नेहरू के ही दिशा निर्देश में एक बॉडी बनाई गई थी, जिस बॉडी का नाम था क्या, प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था उसका, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। अब योजना मतलब क्या होता है, आप कोई इसी चीज़ की, जैसे आप एग्जाम में पास होने के लिए योजना बनाते हो ना, कि मुझे SST इतने पे पढ़ना है, मैथ इतना पढ़ना है, मैं इतना स्कोर कर ले जाऊंगा ना, तो योजना बनाना। तो ऐसे यहाँ भी योजना बनाई जाती थी, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स थे, उनको बुलाया चेयरमैन ने, किसने, पंडित नेहरू ने बताया कि देखो देश के विकास के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है, देश को आगे लेकर जाना है, तो आप अपने लोग जितने भी लोग हो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से देश को आगे बढ़ाना है। अब ये प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्वियसली कोई भी प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बॉडी जो है वो PM के द्वारा ही क्रिएट की जा सकती है। PM चाहे तो इस बॉडी को क्रिएट करे और चाहे तो इसको डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। तो कह सकते हो कि इसका चेयरमैन हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है। रिलीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने जो पूरी कहानी बताई वही सारी चीज़ें हैं। बताया इन्होंने कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एलोन में हिंडर प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ इक्विवेलेंट एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी पंडित नेहरू ने लोगों से कहा कि देखो ऐसा ठीक है, अपने पास रिसोर्सेज जितने भी हैं, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सबसे पहले हमको एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके। हमें स्किल्ड लोग चाहिए, क्या है, कौशल युक्त लोग चाहिए, ताकि उस संसाधन को हम अच्छे से दोहन कर सके, इस्तेमाल कर सके, किसके लिए, मानवता के वेलफेयर के लिए, देश के विकास के लिए, ओके। चलिए देखते हैं, रिसोर्स व्हेन अकम्पनीड बाय प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ना, इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट, मैंने बताया ना कि जैसे इंस्टीट्यूशन है, कोई अच्छा इंजीनियर आ गया वो अच्छा काम करेगा, कोई उससे अच्छा आ गया उससे अच्छा काम करेगा, कोई उससे भी बेहतर आ गया उससे बेहतर काम करेगा। तो डेवलपमेंट में सभी लोगों का योगदान है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट हम नोट करते हैं। नीति आयोग
अब एक बॉडी बनी नीति आयोग। तो नीति आयोग, नीति मतलब भी क्या होता है, योजना ही बनाना ना। तो नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को, यानी कि कांग्रेस सरकार ने जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया था, उसको एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया। कब? 1 जनवरी 2015 से, यानी कि आज से 8 साल पहले। ओके, 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये नीति आयोग का मानना ये था कि जो कांग्रेस सरकार ने डेवलपमेंट का एजेंडा फॉलो किया था वो क्या था, यूजलेस हो चुका था, वो नॉन रेलिवेंट था, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने क्या बनाया है कि बॉटम से टॉप अप्रोच। तो नीति आयोग किस अप्रोच पे काम करती है, बॉटम टू टॉप। यानी कि इन्होंने ये कहा कि हम गांव को विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, हम गांव का विकास करेंगे। गांव क्या है, टाउन बन जाएगा, और टाउन एक दिन शहर बन जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट था कांग्रेस सरकार ने किया था। इसका अपोजिट किसने किया, कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने बोला कि टॉप टू बॉटम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम। यानी नेहरू का ये मानना था कि पहले क्या था कि पहले हम शहर को डेवलप करेंगे, शहर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो टाउन वाले इलाके से मर्ज हो जाएगा, और टाउन वाला इलाका धीरे धीरे बढ़ता हुआ गांव की तरफ जाएगा। तो आई थिंक दिस वाज वेरी फालसी टाइप ऑफ सोच ऑफ पंडित नेहरू, बिकॉज पंडित नेहरू वाज आल्सो अगेंस्ट द गांधीयन इकोनॉमी एंड गांधीयन फिलोसफी, बिकॉज गांधी जी बिलीव इन रूरल इकोनॉमी। ओके, बिलीव इन रूरल इकोनॉमी मीन्स इस्टेब्लिशन ऑफ क्या, व्हाट, लोकल गवर्नमेंट ना, लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने, गांधी जी ने बताया था कि हमको बॉटम से टॉप डेवलपमेंट करना है, बॉटम से टॉप। तो नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, बॉटम टू टॉप, ठीक है। उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को माना और उसी पे एजेंडे पे काम किया, और काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि गांधी जी की बातें बड़ी अच्छी होती थी। गांधी ने भारत को बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है, गांधी ने भारत को बहुत अच्छे से देखा था। गांधी जी ने पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था की बहुत पहले बात की थी, जब देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। लेकिन होते करते बाद में हमको 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लाना पड़ा। गांधी जी की बात माननी पड़ी कि नहीं माननी पड़ी। आज वही बीजेपी ने बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट को माना कि नहीं माना। तो गांधी जी वाज वेरी विजनरी पर्सन, ओके ना, वो बहुत ही मतलब विजनरी पर्सन थे। उनको पता था कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा आगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है। अब हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे जो होता है ना, कैसे हम रिसोर्स का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना। इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा, तो आप लोग बस थोड़ा पेशेंस बनाइए, और समझ में आपको सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपकी एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसका मेन वर्क ये है कि भारत के जितने भी कोयला का संसाधन यानी कोल रिजर्व है, उनका इस्तेमाल करके ये तापीय बिजली बनाती है, थर्मल बिजली बनाती है। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एनटीपीसी का ऑपरेशनल कंट्रोल है, ये इसका इंस्टीट्यूशनल ऑफिस है। क्या है उसका, ये एनटीपीसी का ये क्या है, ऑफिस है। अब ये एनटीपीसी ऑफिस है, और ये एनटीपीसी का ये प्लांट है। क्या है जी, ये प्लांट है। ओके, अब इसने क्या किया कि इस जो भट्टी देख रहे हो ना, ये चिमनी देख रहे हो, ठीक है, इसमें कोयले को जलाया जा रहा है। अब इससे कुछ बिजली बन रही है, कुछ क्या है, इससे बिजली बन रही है। तो यानी कि बल्क जनरेशन किया जा रहा है। यानी कि क्या किया जा रहा है अभी जी, बल्क जनरेशन किया जा रहा है ना, बल्क जनरेशन, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बिजली का, तापीय बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। किसके द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये सब कुछ कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, देखो ना, लैपटॉप और इससे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि कौन से प्लांट में कितना आ रहा है, कैसे, कितने प्लांट में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, कितना करंट डेवलप हो रहा है, कितना मेगावाट का करंट, गीगावाट का करंट। ओके ना, ये सब लार्जर यूनिट है किसकी, करंट की। ओके, अब यहाँ से देखो हुआ क्या, जब बिजली यहाँ हो गई तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं बीच में देखो ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको जो वोल्टेज डेवलप हुआ ना, उस वोल्टेज को बढ़ा के भेजेगा। कहाँ भेजेगा, बढ़ा के, इस ट्रांसमिशन लाइन पे। कहाँ पे, देखो आप रास्ते में देखो ना, बहुत बड़ी बड़ी ये लाइन दिख जाती है ना आपको, इसमें बहुत गीगावाट मेगावाट तक की लाइट फ्लो होती है। तो सो प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग दूर रहा करिए, ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मैग्नेटिक इफेक्ट। लोग कहते हैं ना बिजली चिपक लेती है, बिल्कुल चिपक लेती है। अगर बिजली जो है करंट का अमाउंट
गीगावाट और मेगावाट में रहता है ना जी, गीगावाट और मेगावाट में रहता है। तो होता क्या है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और आपको इजीली वो खींच सकती है, कैप्चर कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा हाई वोल्टेज लोगों से बहुत दूर रहिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन से लाइनें आती हैं, आपने देखा होगा। फिर होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम यहाँ पे स्टेप अप लगाया था, अब यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। कौन सा लगा दिया? स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो करंट भी ड्रॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वोल्टेज डाउन हो गया। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो ना, गांव शहर यहाँ वहाँ जो भी है वहाँ पे जितनी भी जरूरत है हमने भेजा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो गाँव में भेजा, आपके घर पे आ गई लाइट। कुछ इंडस्ट्री वाले भी तो लाइट खरीदते हैं ना, तो इंडस्ट्री को हाई वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए उनको? हाई वोल्टेज चाहिए, तो उनको हाई वोल्टेज दिया जाएगा। गांव में कितना चाहिए भाई? 220 वोल्ट। हमारे घर पे कितना चाहिए हमको? 220 वोल्ट। तो आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगता है वहाँ पे कितना आता है जी? 440 वोल्ट आता है। कितना आता है? 440 वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? 440 वोल्ट में। छोटे छोटे हाइडल या पावर स्टेशन या सब स्टेशन कह सकते हो बने रहते हैं आपके गाँव के आसपास। तो वहाँ देखिए जब कभी जाके तो वहाँ पे 440 वोल्ट वाले रहते हैं। 440 वहाँ पे 11,000 वोल्ट रहता है। 11,000 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 440 वोल्ट में। फिर 440 वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 220 वोल्ट में। 220 वोल्ट में। तो देखिए ना, ये सब हो किसके रहा है मदद से हो रहा है जी? ये हो रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से। हाँ, अरे टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर इज अ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो वायर लगा है, कॉपर एल्युमिनियम का जो भी वायर लगा है, टेक्नोलॉजी। इंसुलेटर इज आल्सो टेक्नोलॉजी। ये देखो, ये जो टावर बना है ये टेक्नोलॉजी है भाई, है ना? है कि नहीं है? देखो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी तरीके से मैंने कहा ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया कि इस कोयले को बहुत दूर तक, इससे जो बिजली बनाई हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया कि नहीं? अब झारखंड का कोयला दिल्ली में बन रहा है, दिल्ली में जल रहा है, दिल्ली वालों को लाइट मिल रही है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लाइट जा रही है, पंजाब में भी जा रही है। तो इसी तरीके से रिसोर्स का क्या हो रहा है? एलोकेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया ना आपको कि कैसे हम रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एमिनेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनटीपीसी। यहाँ पे बहुत हाई लेवल के लोग बैठते हैं, अच्छे खासे इंजीनियर बैठते हैं, और इनका मेन काम यही रहता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं। मेन काम इनका क्या रहता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि जिससे क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा हो और कोयले का खपत कम हो, यानी कि मिनिमम कोयला इस्तेमाल करें और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो आएगा क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या आएगा जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको कल जो है मिल जाएगा। आज के लिए बस 2 ही लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए सबसे ईजी वे में SST को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप अच्छा गेन कर सकें। तो एक बार अगर आपको और स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं सेकंड स्लाइड को भी देख कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ओके। और ये फर्स्ट स्लाइड हो गया, गॉट इट। चलिए, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सपोर्ट माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स, और आगे चल के जैसा का सपोर्ट रहेगा वैसा इस पे काम किया जाएगा। ओके।